नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप लोगों के लिए एक फैंटास्टिक एक क्लास लेकर आया हुआ हूं मैं, भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, अगर मैं भारत के भौतिक स्वरूप की बात करूं तो बड़ा ही विविध है, बहुत विस्तृत है और सभी परीक्षाओं के अगर मैं लिहाजे से देखूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत को अगर हम भौतिक विभागों में बांटते हैं दोस्तों तो भारत में सभी प्रकार की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं देखता हूं फर्स्ट पॉइंट में, तो अगर हम ऊपर की ओर बात करते हैं भारत में, तो यहाँ पर ये पूरा एरिया कहलाता है, ये लगभग इतना एरिया पूरा कहलाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, याद रखें दोस्तों, ये कहलाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसी में हम हिमालय को भी डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। फिर अगर हम सेकंड देखें भारत में और कौन सी विविधता देखेंगे हम भौतिक रूप में, तो दोस्तों ये एरिया यहाँ से एक धनुष आकार में जो फैला हुआ है लगभग यहाँ तक का, ये कहलाता है पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान आप इसे देख सकते हैं मैप में भी। सेकंड अगर देखें हम तो उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देखा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये सारे पर्वतीय भाग हैं। दूसरा हम भारत में देखें तो भौतिक रूप में एक हमें नई आकृतियां देखने को मिलती हैं, वो मिलती है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है आपका थर्ड पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा अगर हम देखते हैं तो ये होता है तट एवं तटीय प्रदेश। तट एवं तटीय प्रदेश, ठीक है। चौथा देखें हम दोस्तों, इसके बाद में पांचवा पॉइंट होता है हमारा द्वीप एवं द्वीप समूह। द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप समूह। और लास्ट और छठवा होता है मरुस्थल। मरुस्थल दोस्तों, अगर मैं आपको जैसे कि बता चुका हूं, दो पार्ट अभी अपन ने थोड़े थोड़े लेके डिस्कस करके, तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पूरे पर्वतीय भाग होते हैं ये वाले। सेकंड इसके जस्ट बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान। ये बिल्कुल प्लेन सपाट मैदान होते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के ना तो कोई पर्वत होते हैं ना ही किसी प्रकार की ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्लेन मैदान होता है। तीसरा अगर हम यहीं से देखते हैं, विशाल मैदान के बाद से हमारे यहां तक का ये एक एरिया होता है जो पूरे के पूरे पठारी भाग कहलाते हैं। ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ हमारे सारे पठार आ जाते हैं, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे वो दक्कन का पठार हो, ठीक है, चाहे वो धारवाड़ का पठार हो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो, अरावली पर्वत श्रेणी हो, ये सारे के सारे इसी भाग में आते हैं, ठीक है। और ये भौतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा भूभाग माना जाता है पूरे भारत में। अगर भौतिक स्वरूप में सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और फिर हम देखते हैं तट एवं तटीय प्रदेश। दोस्तों ये जो है, ये साइड से जो दिए हुए हैं प्रायद्वीपीय पठार के बाद के जो एरिया कहलाते हैं, ये होते हैं तट एवं तटीय प्रदेश। हमारे यहाँ पर पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ चूंकि समुद्र लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ से, तो ये पूर्व तट है और ये पश्चिमी तट कहलाता है, ठीक है। फिर होता है द्वीप एवं द्वीप समूह। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ कहीं आ जाता है हमारा लक्षद्वीप समूह। आप याद रखें, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो हमारे यहाँ पर मूल रूप से दो द्वीप अभी हम देख रहे हैं, और भी होते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। और छठवा होता है मरुस्थल, जो हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग कहलाता है मरुस्थल। पूरा मरुस्थलीय भूमि होती है, आपने देखा होगा जैसलमेर साइड में पूरा मरुस्थल होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, देखते हैं दोस्तों। अभी मैं इनको साफ कर देता हूं और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि भारत के भौतिक विभाग, भौतिक स्वरूप से कई बार एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आप सबसे अच्छी बात है आज जान पाएंगे कि हिमालय के बारे में, उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं तटीय प्रदेश, द्वीप समूह और मरुस्थल के बारे में बहुत सारे
महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहते हैं, तथ्य रहते हैं। अगर हम भारत को देखें दोस्तों, तो भारत एक ऐसे प्राकृतिक भूभाग में जहां पर ऊपर की ओर देखते हैं हम, उत्तर की ओर बढ़ने पर तो ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम देखते हैं पर्वत के जस्ट नीचे से, तो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन सपाट मैदान देखने को मिलते हैं। फिर एक चट्टानी भाग मिलेगा आपको पूरा का पूरा, जिसमें पठार ही पठार मिलेंगे। दोनों इसके दोनों ओर पूर्व तट और पश्चिमी तट आपको यहाँ पर तट देखने को मिलेंगे और द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत भौतिक रूप से बड़ा ही संपन्न है, सभी विविधताएं भारत में हमें देखने को मिलती है। अगर हम पहले बात देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में, दोस्तों इसे हम 4 भागों में बांटते हैं मूल रूप से। कितने भागों में? आप याद रखें, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को ही हम 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसे बोलते हैं तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। याद रखें, पहला होता है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय की बात करें, ये इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, कई सारी श्रेणियां आती हैं। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ये सभी श्रेणियां किसमें आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अगर हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालय में हम जैसे कि देखते हैं किसी एक पर्वत के बारे में, पर्वतों से मिलकर बनेंगी श्रेणियां, ठीक है, और उन सभी श्रेणियों से मिलकर बनती है, जैसे कि हमने देखा ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय। ये इस पूरे हिमालय को हमने इस प्रकार से 4 पार्टों में बांटा हुआ है। हिमालय को अगर हम देखें, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा लगभग इस एरिया तक में, ये पूरा का पूरा 2400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर की लंबाई वाले एरिया में। तो हिमालय बहुत बड़ा भाग है, बहुत लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। इसे एक सिंपल पर्वत कहना हम सही नहीं समझेंगे, एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि ठीक है पर्वतों की बड़ी श्रृंखला है। तो पहला हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर श्रेणियां आती हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, या इसे आप जानते हैं गॉडविन ऑस्टिस, गॉडविन ऑस्टिस के नाम से, गॉडविन ऑस्टिस, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। याद रखें, पेपर में ढेरों बार आया हुआ ये क्वेश्चन। इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। याद रखें, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिस, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो काराकोरम का K2 या गॉडविन ऑस्टिस वाला भाग है, ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है, और ये एरिया कहलाता है POK में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में माना जा रहा है वर्तमान स्वरूप में K2, ठीक है। तो अभी हम अगर देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, चलिए हम मान रहे हैं कि हमारा POK हमारा ही क्षेत्र है, इसलिए हम कह सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिस, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। परंतु अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आप बताएंगे यहां पर कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। याद रखें, अगर प्रश्न आता है कि भारत की वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप आंसर लगा देते हैं कंचनजंगा। इस प्रश्न में कहीं भी आपको इस प्रकार से नहीं कंफ्यूज होना है कि वर्तमान में किस रूप में हम किस चोटी को लगाते हैं। ये कंचनजंगा सही मानी जाएगी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। क्लियर है? चलिए, तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिस या K2, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अभी दूसरा देखते हैं दोस्तों, हम दूसरा भूभाग आता है उत्तर के विशाल, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में ही महान हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं इसे, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं इसे, हिमाद्री हिमालय। इसे कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि हिमालय का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ज्यादा विस्तृत फैला हुआ जो भाग है, वो हो जाता है महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। प्राचीन काल में इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे वर्तमान में हम हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ये
नंगा पर्वत से और नामचावरवा पर्वत तक फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं, ये दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में इस हिमालय के भाग की गिनती होती है, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर स्क्वायर मानी जाती है, 6000 मीटर मानी जाती है इसकी औसतन ऊंचाई लगभग। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों वाले हिमालय वाले भाग में गिनती होती है इसकी। हिमालय का ऐसा भाग है तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता है ये वाला भाग। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे नंगा पर्वत, नामचावरवा, कंचनजंगा, धौलागिरी, ठीक है। तो हम देखें अन्नपूर्णा, मकालू, मंशालू, ये सारे पर्वत किसमें आते हैं, बड़े ऊंचे पर्वत होते हैं ये, और ये सारे पर्वत इसी भूभाग में माने जाते हैं, हिमालय के इसी भाग में आती है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में ही आती है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत से नामचावरवा तक। इसमें कई सारे छोटे बड़े पर्वत होते हैं, ठीक है, जैसे कि कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसे आप कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ये इसी हिमालय के भाग में आता है, जिसकी ऊंचाई होती है 8850 मीटर, 8850 मीटर। पहले ये कई बार प्रश्न में आती थी इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, परंतु बाद में जब इसे सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से देखा गया तब इसकी एक्चुअल जो ऊंचाई निकल कर आई है तो ये आई है 8850 मीटर। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो महान हिमालय में हमने क्या देखा है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी गिनी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी केटू, और वर्तमान समय की बात करेगा तो कंचनजंगा। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। ये नेपाल में आता है, ध्यान रखें, नेपाल। और नेपाली लोग नेपाल में से क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से ये जाना जाता है नेपाल के अंदर। क्लियर है? अगला देखते हैं हमने 2 पॉइंट अभी डिस्कस किए हुए, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। क्लियर है? अभी अगर हम तीसरा पॉइंट डिस्कस देखते हैं, तीसरा भूभाग, तो वो होता है लघु एवं मध्य हिमालय। याद रखें, लघु एवं मध्य हिमालय दोस्तों। तो तीसरा अगर हम देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, तो तीसरा पॉइंट होता है हमारा लघु एवं मध्य हिमालय। लघु एवं मध्य हिमालय ये महान हिमालय के बाद का एक भाग है, और इसके बाद होता है शिवालिक हिमालय, उससे पहले का भाग, इसलिए इसे मध्य हिमालय भी नाम दिया गया है, लघु एवं मध्य हिमालय। इसमें कई सारे पर्यटन स्थल भी देखने को मिलते हैं, पर्यटन स्थल, और यहां से फिर क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं कई बार। ये पर्यटन स्थल है जैसे कि श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, फिर अगर हम जाते हैं उत्तराखंड में तो ये हो जाता है मसूरी, नैनीताल। फिर आपके पेपर में कई बार आ चुका है जैसे कि कुल्लू, मनाली, ये सभी घाटियों के नाम से आते हैं। जैसे कि पर्यटन स्थल इसी भाग में आएंगे, लघु एवं मध्य हिमालय में श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, मसूरी, नैनीताल, कुल्लू, मनाली की घाटियां, ये सभी किस में आते हैं, लघु एवं मध्य हिमालय में। यानी कि हम लोग जो घूमने के लिए जाते हैं वो हम हिमालय के तीसरे भाग में अधिकतर जाते हैं, लघु एवं मध्य हिमालय में। ठीक है दोस्तों, एक बात और होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गुलमर्ग, सोनमर्ग। यहाँ पर जो मर्ग शब्द है, मर्ग, इसे देखा जाता है घास से, ध्यान रखें,
यानी कि लघु एवं मध्य हिमालय वाले भाग में कुछ घास भूमियां पाई जाती हैं जिन्हें मर्ग नाम देकर संबोधित किया जाता है और इनका पूरा नाम पड़ जाता है फिर इससे सोनमर्ग और गुलमर्ग। क्लियर है? तो दोस्तों हम अगर इसका चौथा भाग देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, तो ये हमें देखने मिलता है शिवालिक हिमालय। चौथा हो जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय को हम एक नवीन भाग के नाम से भी देखते हैं। ठीक है, नवीन भाग के रूप में कैसे जाना जाता है? शिवालिक हिमालय को। इस भूभाग में, हिमालय के इस भाग में या शिवालिक हिमालय में पूर्व और पश्चिम की ओर कुछ घाटियां पाई जाती है। पूर्व में जिन्हें कहते हैं आप, पूर्व में इन घाटियों कहते हैं द्वार, याद रखें द्वार, और पश्चिम में कहते हैं इन घाटियों को, पश्चिम में कहते हैं दून। अब द्वार से कोई शहर का नाम अगर हम बता सकते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, द्वार अर्थात हरिद्वार। सही है, हरिद्वार। और पश्चिम में जो दून घाटियां हैं उनके नाम से अगर हम देखते हैं तो दून से देहरादून, देहरादून। ठीक है, पूर्व में इन घाटियों को कहते हैं द्वार अर्थात हरिद्वार और पश्चिमी भाग में इन घाटियों को नाम दिया गया है दून अर्थात देहरादून। कुल्लू घाटी भी इसी, काठमांडू घाटी भी इसी के भाग में आती है। काठमांडू घाटी, ये कुछ घाटियां पाई जाती हैं, यानी कि शिवालिक हिमालय में घाटी वाले एरिया को ज्यादा रखे गए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, तो ये था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत के भौतिक स्वरूप का फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया हुआ था, भारत का भौतिक स्वरूप। दूसरा पॉइंट हमने लिया हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा भाग होता है उत्तर का विशाल मैदान। अभी हमने जो पहला डिस्कस किया हुआ है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा पर्वतीय एरिया है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की बृहद श्रृंखला है, बहुत लंबी, लगभग 2400 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और लगभग भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल 4 देशों में हम इसे देखते हैं। यानी कि सोचिए दोस्तों कितना बड़ा एरिया होगा हिमालय का जो 4 देशों में फैला हुआ है। क्लियर है? फिर सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप में, तो वो हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बाद से स्टार्ट होता है और एक धनुष आकार बनाता हुआ इस टाइप से, ये याद रखें इसका आकार कैसा है, धनुष आकार में ये फैला हुआ है। अब उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो यहां निर्माण के कारण होते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो अपने साथ में पानी को जो बहाकर लाती हैं और इन नदियों के पानी के कारण ये पूरा भाग कैसा हो जाता है, उपजाऊ कहलाता है। क्लियर है? और ये पूरे मैदान कैसे हैं, बिल्कुल प्लेन मैदान कहलाते हैं। उत्तर का विशाल मैदान एक बिल्कुल प्लेन मैदान है, इसमें किसी प्रकार के ना तो आपको पर्वत मिलेंगे, ना ही आपको कोई ऊंचाई वाले एरिया मिलेंगे, पठार मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे पठार। सही है ना? बिल्कुल सपाट मैदान देखने को मिलती है उत्तर का विशाल मैदान में। जिनका निर्माण किससे हुआ है, इनका निर्माण हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इन सभी नदियों के कारण इसका एक निर्माण हुआ है। अभी इसमें कई बार इस भाग से आपको एक प्रश्न फिर आता है, उत्तर के विशाल मैदान में कुछ भूमियां पाई जाती हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया मूल रूप से, बांगर और खादर। नंबर पहला बांगर और नंबर दूसरा होता है खादर। बांगर भूमि और खादर भूमि। उत्तर के विशाल मैदान में ये 2 प्रकार की हमें क्षेत्र देखने मिलेंगे, बांगर भूमि क्षेत्र और खादर भूमि क्षेत्र। क्लियर है दोस्तों? बांगर से अगर मैं याद करने के लिए कुछ तरीका सोचूं, बांगर से बंजर और खादर यानी खादयुक्त, तो याद करने में हमें बड़ी आसानी रहेगी। बांगर से बंजर और खादर से खादयुक्त। अब किस प्रकार से ये बांगर भूमि को हम बंजर और खादर भूमि को खादयुक्त क्यों कह रहे हैं, कारण है दोस्तों।
भूमियों के निर्माण जो हुए हैं, बड़ी बड़ी नदियां जब अपने साथ में अवसाद बहाकर लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं, और वो जलोढ़ मिट्टी इन मैदानों में बिछ जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मृदा है, इसकी उपज काफी हद तक बढ़ जाती है और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ भूमि के नाम से जानी जाती है। अभी अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ खादर को मैंने दिया है, यानी कि उपजाऊ दृष्टि से खादयुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, और बांजर यानी कि बंजर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ये बंजर भूमि है, इसमें फसल नहीं होती है, लेकिन कंपेयर तुलना कर रहे हैं दोनों भूमियों के बीच में, ठीक है। और दूसरी बात ये हमें याद किस प्रकार से रहेगा, सही है ना। तो अगर मैं खादर की बात करूं, पहले होता क्या है, नदी अपने साथ में जो अवसाद बहाकर ला रही है, जलोढ़ मिट्टी के रूप में जलोढ़ मिट्टी आती है और यहाँ के मैदानों में ये बिछ जाती है। तो खादर भूमि वह क्षेत्र है, वह स्थान है जहां पर नदी लगातार अपने साथ में इस खादयुक्त भूमि यानी कि जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती रहती है। याद रखेंगे, जहां जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता रहता है वो कहलाता है खादर भूमि। क्लियर है, क्योंकि नदी अपने साथ में लगातार इस जलोढ़ मिट्टी को बहाकर ला रही है। जलोढ़ मिट्टी उपज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है, इसलिए ये हम कह सकते हैं खादर भूमि में, जहां पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक होता है। अब अधिक कब होगा दोस्तों, जबकि नदी अपने साथ में लगातार जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लेकर आती रहेगी, सही है। दूसरा, अगर अब हम देखें बंजर, यहां कभी बहुत पहले के समय में जब नदी में कुछ बाढ़ आई थी तो नदी अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेकर आई। याद रखेंगे, जब कभी क्या हुआ, नदी में जब बाढ़ आई तो नदी उन ऊंचे स्थानों तक नदी का पानी पहुंचा, उसके साथ में जलोढ़ मिट्टी पहुंची, जिसके कारण यह भूमि कैसी हो गई, उपजाऊ तो पहले थी लेकिन अब और अधिक हो गई, है ना, बहुत अधिक उपजाऊ हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी उपज पहले से कम होती चली गई। और यहाँ उपज कम क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि नदी अपने साथ में लगातार जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती रहती है। जैसे गंगा भूमि, गंगा का क्षेत्र हुआ, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हुआ, सतलज हुआ, है ना, बड़ी बड़ी नदियां अपने साथ लगातार ये क्या करती हैं, जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है। और यहाँ पर बांगर भूमि क्यों कहा इसे, क्योंकि यहाँ पर नदी द्वारा बहुत पहले कभी जलोढ़ मिट्टी को लेकर आया गया था, लेकिन अभी ये प्रोसेस नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ये भूमि इस भूमि की तुलना में कम उपजाऊ देखी गई। तो बांगर खादर याद रखेंगे आप दोस्तों। अभी हमने इसमें 3 भाग देखे हुए। तीसरा होता है, पहला हमने डिस्कस किया है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का ये विशाल मैदान हमने अभी देखा है जो पूरा धनुष आकार में फैला हुआ है। जैसे कि कुछ भाग इसमें पंजाब, राजस्थान का भी थोड़ा सा पोर्शन आता है, और देखें यूपी पूरा, उत्तर प्रदेश पूरा, बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग आता है, कुछ उड़ीसा का भी इसमें भाग आ जाता है। इस प्रकार से ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र माने गए, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें भौतिक स्वरूप में तो ये हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर के विशाल मैदान के बाद से ही पूरा पठारी भाग स्टार्ट हो जाता है। आपको उत्तर के विशाल मैदान के बाद से या उत्तर प्रदेश में जैसे आप जाते हैं तो वहां आपको किसी भी प्रकार के पहाड़ देखने को नहीं मिलते, ना ही पथरीले इलाके देखने को मिलते हैं। उसके बाद से लेकर हम देखते हैं तो रेगुलरली आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप देखिए, सही है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, सब जगह आपको बड़े बड़े पठार भाग देखने को मिलेंगे, सही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा भूभाग है। चौथा अगर हम देखें तो ये हो जाता है 5वां भाग द्वीप एवं द्वीप समूह, सॉरी तट एवं तटीय प्रदेश, तट एवं तटीय प्रदेश, ये पूरे तट कहलाते हैं, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। यहाँ पर हो जाते हैं द्वीप एवं द्वीप समूह, यानी कि मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं दोस्तों कि ये एक बहुत बड़ा, या फिर ऐसा माने कि भारत को हम सीमित शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। भारत की भूमि की, भौतिक स्वरूप की कुछ सीमित शब्दों में या फिर सीमित समय में इसकी व्याख्या कर पाना काफी कठिन होता है, सही है ना। इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले जो पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में हो जाता है आपका तट एवं तटीय प्रदेश, और उसके बाद में द्वीप एवं द्वीप समूह और मरुस्थल।
सही है। तो दोस्तों इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और रेगुलरली हमारा प्रयास रहेगा आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कराएं और आपकी सफलता में हम भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएं, जिससे हमें काफ़ी प्रसन्नता मिलेगी। और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।